begin today with the discussion about compound microscope. Now, what is a compound microscope? Compound microscope is a device which is a combination of two lenses, two convex lenses. The first one is called as objective lens. The lens which is closer to the object is called as objective lens, and this lens will always be of small focal length as well as small aperture. फोकल लेंथ स्मॉल होगी तो अपर्चर भी उसका स्मॉल होगा. वहीं पर जो आईपीस होती है बच्चों, आईपीस जनरली लार्ज फोकल लेंथ की होती है और लार्ज अपर्चर की भी होती है. धीरे धीरे करके हम लोग इस बारे में जानेंगे कि क्यों हम लोग आईपीएस को लार्जर फोकल लेंथ की लेते हैं और क्यों ऑब्जेक्टिव को स्मॉल फोकल लेंथ की लेते हैं. मैं चाहूंगा कि आप रे डायग्राम मेरे साथ साथ बनाते चलेंगे ताकि यू लर्न हाउ टू ड्रॉ द रे डायग्राम एंड द निटी ग्रिटीज ऑफ द रे डायग्राम. तो वो तभी पॉसिबल है जब आप रे डायग्राम को साइमल्टेनियसली मेरे साथ साथ रीड्रॉ कर रहे होंगे. नाउ why one should choose objective of a compound microscope to be of small focal length. बच्चों इसको इसलिए ऑब्जेक्टिव को हम स्मॉल फोकल लेंथ से लेते हैं ताकि जो भी आप ऑब्जेक्ट रख रहे हो वो बाय मिस्टेक कभी भी ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ना लाई करें. क्या ना हो, so that the object must not lie why objective is of small focal length. Now that's a very important question. Why objective of a compound microscope should not be, should be of a small focus length, should be of a small focal length. So the answer is we prefer to choose objective or compound microscope of a small focal length so that the object may not lie between focus and optical center of objective. Center of objective lens. And we always get a real image of object with the help of objective lens, which will act as a object for eyepiece. क्लियर हो गई बात बच्चों? विच एक्ट एज एन ऑब्जेक्ट फॉर eyepiece. इस वजह से आप क्या करते हो, इस वजह से आप हमेशा कोशिश ये करते हो कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो हमेशा स्मॉल फोकल लेंथ की हो ताकि जो ऑब्जेक्ट आपने रखा हुआ है उस ऑब्जेक्ट की एक रियल इमेज आपको हमेशा मिले. वर्चुअल इमेज मिलेगी तो वो ऑब्जेक्ट की तरह वर्क नहीं कर सकती आईपीस के लिए, तो इसलिए आप चाहते हो कि उस ऑब्जेक्ट की हमेशा एक रियल इमेज बने और उस रियल इमेज को आप आईपीस के लिए एज एन ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सको. दैट इज द रीजन व्हाई वी ऑलवेज प्रिफर टू चूज ऑब्जेक्टिव ऑफ small focal length. Is that clear to all of you? Let's begin with the ray diagram part. Okay, so I'm removing out all these things. I hope you must have noted it down. Now, since objective of a compound microscope is of a small focal length, so object is always going to be placed beyond the focus of the objective lens. So you can see what I have done. I have placed the
object, and this object has been placed well beyond the focus of the objective lens. So in order to draw the ray diagram, what I'm going to do, I will take the very first ray running parallel to the principal axis, and after passing through the objective of the compound microscope or objective lens, it will bend and it will pass through the focus of the objective. So बच्चों ये जो FO देख रहे हो, ये FO क्या है? ये फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस है. ठीक है, FO क्या है बच्चों? ये FO फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस है. तो मैंने सबसे पहली रे ये बनाई रनिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. आफ्टर रिफ्रैक्शन इट इज पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस. अब मैं जो दूसरी रे लेने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू टेक द सेकेंड रे दैट इज गोइंग टू पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस. नाउ बिफोर टेकिंग दैट रे, मैं यहां से यहां तक का डिस्टेंस को मेजर करूंगा. कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से इस फोकस तक का डिस्टेंस मेजर करूंगा. और चूंकि मैंने तुमसे बताया कि ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूर पे रखा था ऑब्जेक्टिव लेंस से, तो जितना ये डिस्टेंस है उतने ही डिस्टेंस पीछे ले जाकर यहां पर सेकेंडरी फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस मार्क कर दूंगा. क्लियर हो गई बच्चों बात? अब मैं क्या करता हूं, मैं सेकेंड रे ले लेता हूं, और ये सेकेंड रे क्या करेगी? ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, विल गो अनडेविएटेड. तो तुम देख सकते हो ये सेकेंड रे मैंने ले ली, इट इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, गोज अनडेविएटेड, and the point where these two rays intersect each other, at that point I will have the image formation done. यानी जो A1 B1 है, ये इमेज फॉर्मेशन हो गई ऑब्जेक्टिव लेंस की. ठीक बात है बच्चों? तो यहां पर आपके पास A1 B1 इमेज बन गया ऑब्जेक्ट लेंस का, और ये इमेज थ्रू द ऑब्जेक्टिव लेंस बना है. जैसा मैंने तुमसे पहले भी बताया था कि हम लोग ऑब्जेक्टिव को स्मॉल फोकल लेंथ की इसलिए लेते हैं कि ऑब्जेक्ट लाइज वेल बियॉन्ड द फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस, सो दैट ए बी की जो इमेज बने वो एक रियल इमेज हो. दिस इज अ रियल इमेज, और ये रियल इमेज हैज टू सर्व एज द ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस. इज दिस मच क्लियर टू एवरीवन? से यस और नो? अब आईपीस का जो फोकल लेंथ होता है वो लार्ज फोकल लेंथ का होता है. मैंने तुम्हें स्टार्टिंग बताया था ना, आईपीस हैज लार्ज फोकल लेंथ. व्हाई लार्ज? We prefer that the eyepiece must have the large focal length because of very one reason, so that जो ये A1 B1 ऑब्जेक्ट जो इमेज बना है AB का, यानी जो ऑब्जेक्ट है आईपीस का, वो इस आईपीस के फोकस के विद इन लाई करे. बात समझ में? इसकी फोकल लेंथ जब मैंने बड़ी ले ली, तो इसको बड़े लेने से क्या एडवांटेज मिलेगा कि A1 B1 जो है वो नेसेसरली क्या करना चाहिए? फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस के विद इन लाई करे. क्यों ऐसा चाहते हैं हम लोग? ऐसा इसलिए चाहते हैं कि हम कॉन्वेक्स लेंस की एक प्रॉपर्टी जानते हैं, और वो प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी कॉन्वेक्स लेंस के जब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रखा होता है, कहां पर? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जब ऑब्जेक्ट रखा होता है, तो उस ऑब्जेक्ट का हाईली मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज वो लेंस तैयार कर देता है. मालूम है कि नहीं मालूम है? सिंपल माइक्रोस्कोप इसी प्रॉपर्टी के ऊपर वर्क करता था ना, याद करो एवरीवन. यस सर. यस सर. तो बच्चों अब आईपीएस की फोकल लेंथ के लार्ज होने का एडवांटेज क्या है? कि इट इज लार्ज, तो A1 B1 necessarily will lie between the focus and the optical center of the eyepiece, and thereby I will get a highly magnified virtual image of the object A1 B1. So is the answer clear to everyone? If somebody asks you why you choose eyepiece of compound microscope to be of large focal length, so what is the reason behind it? So that the image A1 B1 necessarily lies between focus and optical center of eyepiece.
and thereby we get highly magnified virtual image of A1 B1। क्लियर हो गई बात बच्चों? ये बात सबके समझ में आ गई? वाई आईपीस हैव लार्ज फोकल लेंथ, वाई? तो उसका ये आंसर मैंने लिख दिया आपके सामने कि ताकि जो इमेज A1 B1 है वो नेसेसरली लाई कर रही हो फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आईपीस के, और उसकी वजह से हमें एक हाईली मैग्निफाइड वर्चुअल इमेज A1 B1 की तैयार हो जाएगी। इसी पर्पज से हम लोग आईपीएस को लार्ज फोकल लेंथ की लेना पसंद करते हैं। Is that point clear to all of you कि why one should choose eyepiece of large focal length? Please tell me yes or no. Knowing this fact that the eyepiece must have a large focal length, now what I will do, I will begin my ray diagram by first marking the focus of eyepiece बच्चों। अब इस आईपीस का मुझे क्या करना है? इस फोकस को मार्क करना। क्या मैं आईपीस का फोकस यहां मार्क कर सकता हूं बच्चों, इस जगह पे? बताओ जरा, क्या ये मार्क करना पॉसिबल है? सही होगा अगर मार्क कर दिया जाएगा? तो आंसर है नहीं, यहां पे मार्क नहीं करना चाहिए। क्यों यहां पे मार्क नहीं करना चाहिए? क्योंकि तब उस सिचुएशन में A1 B1 फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में नहीं लाई करेगा और तुम्हें हाईली मैग्नीफाइड इमेज नहीं मिलेगी। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? फोकस ऑफ आईपीस मार्क करूंगा, जो कि A1 B1 के पीछे होगी, कहीं यहां पर। देख रहे हो बच्चों? ये बात क्लियर है कि कहां पर तुम्हें फोकस ऑफ आईपीस मार्क करना है? से यस और नो? Yes, sir. It should be marked, everyone, where it should be marked? It should be marked behind A1 B1. So let's mark it over here. Now this is FE, और अब तुम देखोगे कि A1 B1 is lying very easily in between focus and optical center. Is this point clear to all of you? Everyone, I'm waiting for your response. Yes, Is this clear to all of सर you? एक बार और बता सर वंस मोर। एक बार और, ओके बेटा। जब मैंने एफई को मार्क किया, एफई को मार्क करने से पहले हम लोगों ने इस बात को निश्चित किया, इस बात को डिसाइड किया कि वेयर वन शुड मार्क एफई। नाउ इन ऑर्डर टू गेट अ हाईली मैग्निफाइड इमेज फ्रॉम एनी कॉन्वेक्स लेंस, इट इज मैंडेटरी, इट इज नेसेसरी, ये जरूरी होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा हो। ये बात क्लियर है कुणाल? यस सर। ऑब्जेक्ट जो है वो कहां रखा जाना चाहिए? ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, बिटवीन फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। अब बच्चों यहां पर ध्यान दो, इस लेंस का ऑप्टिकल सेंटर ये है और अब मुझे इसका फोकस मार्क करना है। तो ये फोकस कहां जाएगा? ये फोकस A1 B1 के पीछे जाता है। क्यों पीछे जाता है? क्योंकि तभी ये A1 B1 जो इमेज बनी थी ऑब्जेक्ट की, यानी जो ऑब्जेक्ट है आईपीस के लिए, वो ऑब्जेक्ट इन बिटवीन द फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर होगा। तो मैं करता क्या हूं? फोकस को इस पॉइंट पे मार्क कर देता हूं। जैसे मैं फोकस को इस पॉइंट पे मार्क करूंगा, A1 B1 will be lying in between the focus and the optical center of the eyepiece. Now, marking of FE is going to be of utmost importance. You should be knowing where to mark FE. This is the position where FE is marked. Why it is marked over there, I have just now explained to you. Now, knowing that, so before proceeding for the ray diagram, what is needed? इससे पहले कि आप रे डायग्राम आगे बनाना चालू करें, सबसे पहली चीज अब आपके लिए जरूरी है कि आप पहले एफई को मार्क करें। और अब आपने एफई को कहां मार्क कर दिया? आपने एफई को A1 B1 के पीछे मार्क कर दिया। अब जितना भी ये डिस्टेंस है बच्चों, ये वाला डिस्टेंस जितना भी ये निकल के आया है, कॉपी में आप मेजर कर लो या अंदाजा लगा लो, इतना ही डिस्टेंस अब आप
आगे बढ़ जाओ इस साइड पे और उधर ले जाकर आप Fe को मार्क कर दो। क्लियर हो गई बात बच्चों? अब आपको इस पॉइंट पर Fe को मार्क कर देना है। कर दिया आप सबने Fe को मार्क? तो दिस इज हाउ यू शुड मार्क Fe. Tell me, have you all understood how to mark Fe? Divyansh, Hardik, can you come back? Can you respond? Izhan, can you respond? Have you all understood? Samriddhi, Preksha? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. So the first thing was drawing the ray diagram for the objective lens. You would be getting 1 marks for drawing correctly the ray diagram for objective lens. Is that clear? 1 नंबर किस बात के मिलेंगे? टीचर किस बात के लिए आपको अवार्ड कर सकता है? वो अवार्ड करेगा कि आपने करेक्टली ऑब्जेक्टिव लेंस का रे डायग्राम करेक्टली बनाया कि नहीं बनाया, A1 B1 मार्क किया कि नहीं किया, FO करेक्टली मार्क किया कि नहीं किया, रेस के ऊपर आपने एरोज मार्क किए या नहीं किए, लेंस आपने करेक्टली दोनों कॉन्वेक्स लेंस दिखाए कि नहीं दिखाए, इन सारे पॉइंट्स को मिला के वो 1 नंबर अलॉट करेगा। बच्चों दूसरा जो सेकंड 1 मार्क्स है, नेक्स्ट 1 मार्क वो मिलेगा प्योरली इस बात के लिए कि वेयर हैव यू मार्क्ड Fe करेक्टली और नॉट, हैव यू मार्क्ड Fe करेक्टली और नॉट। अगर Fe आपने करेक्टली मार्क कर दिया बच्चों तो फिर फर्दर करेक्शन वो करना पसंद करेगा, नहीं तो आपका रे डायग्राम वहीं पे क्लोज हो जाएगा। तो यू शुड रिमेंबर वेयर टू शो द Fe. That point must be clearly understood by all of you कि where to show Fe को करेक्टली शो करना आप लोगों को आना चाहिए। क्लियर हो गई बच्चों बात इतनी? Now continuing with the ray diagram. Now the ray diagram, the rays that I am going to draw, they are shown dotted ray. So in your diagram also you are going to show them with dotted, and they are called as helping rays. तो जो ये सेकेंड 1 मार्क है वो उसके साथ इंक्लूड होगा। सो दिस इज गोइंग टू गेट इंक्लूडेड अलोंग विद द हेल्पिंग रेज। सो हैव यू मार्क्ड Fe करेक्टली प्लस हेल्पिंग रेज हैव बीन मार्क्ड और नॉट? अब हेल्पिंग रेज कैसी होती हैं? डॉटेड हम ड्रॉ कर रहे हैं। तो सबसे पहली हेल्पिंग रे, अब मैं कर क्या रहा हूं बच्चों? A1 B1 को ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहा हूं आईपीस के लिए। Now I'm going to treat A1 B1 as object for eyepiece, and I'm going to take the very first ray running parallel to the principal axis of eyepiece. A1 B1 बच्चों मेरा ऑब्जेक्ट है और मैंने पहली रे कौन सी बना दी है? मैंने पहली रे बना दी रनिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये रे आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से पास करेगी बच्चों? ये रे आफ्टर रिफ्रैक्शन विल पास थ्रू द फोकस ऑफ द आईपीस। क्लियर हो गई बात बच्चों? ये डॉटेड से बनाओगे, एरो लगाना नहीं। क्लियर हो गया? अब मैं सेकेंड रे ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों। जो ये सेकेंड रे है वो ऑप्टिकल सेंटर से पास करने वाली रे होगी। तो तुम देख सकते हो यहां पे मैंने सेकेंड रे बनाई और ये ऑप्टिकल सेंटर से पास करती हुई रे जा रही है। तो दिस इज द सेकेंड रे पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। पहली रे रनिंग parallel to the principal axis after refraction has passed through focus. The second ray, helping ray, these 2 rays which have been drawn or shown to you with the red dotted line are called as helping rays. Clear हो गई बच्चों ये बात? Yes, sir. अब ये दोनों रेज डाइवर्जेंट रेज होंगी, डेफिनेटली इस साइड पे कहीं भी मीट नहीं कर सकती होंगी। These are divergent rays, can't meet. So what I need to do, I am going to proceed these rays backward. मैं इनको पीछे की तरफ रिड्रॉ करूंगा, पीछे खींचूंगा और खींच के लाऊंगा जहां पर ये एक दूसरे को मीट कर जाती हैं। जिस पॉइंट पे ये मीट कर जाएंगी वहां पर मैं एक इमेज बनाऊंगा। ये इमेज डॉटेड होगा, ठीक है, क्योंकि ये वर्चुअल इमेज है और ये A2 B2 कहलाएगा। ये हाईली मैग्निफाइड इमेज है A1 B1 के लिए, और ये है फाइनल इमेज आईपीस का। ये है फाइनल इमेज या इमेज फॉर आईपीस, और ये फाइनल इमेज है उस ऑब्जेक्ट AB का। क्लियर हो गई बच्चों ये बात? Yes, sir. Yes, sir.
all understood the basics of drawing the ray diagram, this much part? ये 2 मार्क्स Yes, कौन sir. देगा? ये 2 मार्क्स के लिए है अभी तक. अभी मैं 3rd मार्क्स के लिए आऊंगा. I hope this much is clear to everyone now. अब मैं करूंगा क्या, मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट को ज्वाइन करूंगा. कहां से? इस पॉइंट से और इस पॉइंट को ज्वाइन करूंगा. क्लियर है बच्चों ये बात? इस पॉइंट से और इस पॉइंट को ज्वाइन करूंगा. डॉटेड एंड देन एक्सटेंडेड. क्लियर? मैंने क्या किया, एक पॉइंट ये लिया और ये जो ओरिजिनल रेज आ रही थी उसका पॉइंट लिया, इन दोनों को आपस में ज्वाइन करके डॉटेड से ज्वाइन किया और फिर एक्सटेंड कर दिया. इसी तरह से अब मैं क्या करूंगा, यही पॉइंट फिर से लूंगा और देखो ये दूसरी वाली उसकी जो ओरिजिनल रेज थी ये वाली, इसका एक पॉइंट और फिर ये वाला पॉइंट फिर से लिया और इनको ज्वाइन करूंगा अब मैं डॉटेड एंड देन एक्सटेंडेड. क्लियर? तो इस तरह से ये ब्लैक वाली मेरी एक्चुअल रेज थी और उसके सामने मैं आई लिख दूंगा. तो मैं आंख बनाने की जरूरत नहीं, 2i लिख दोगे तो भी चलेगा. सो दिस इज हाउ द रे डायग्राम ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज ड्रॉन. आई बिलीव this much is clear to all of you how you are going to draw the ray diagram. Now 2 marks I've already told you. The 3rd marks for the ray diagram is awarded to you for correctly drawing. When I say correctly drawing means you should correctly show the object eyepiece, you should correctly show the helping rays, you should correctly show the rays with arrows. That is what means by correctly drawing. For correctly drawing the ray diagram for eyepiece. So बच्चों इस तरह से ये रे डायग्राम का सिर्फ सेशन जितना होता है कम से कम मिनिमम 3 मार्क्स का होता है. इसलिए मैंने तुमसे कहा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से और ये कम से कम 5 मार्क्स का वेटेज लेके आता है. सो प्लीज काइंडली प्रैक्टिस वेल द ड्रॉइंग ऑफ द रे डायग्राम. The children generally what they do and the mistake, they draw the objective lens but they don't show that it is a objective lens is a convex lens. वो convex lens की बाउंड्री बनाना भूल जाते हैं. आईपीस डॉटेड लाइन से ड्रॉ कर देते हैं, उसकी बाउंड्री बनाना भूल जाते हैं. तो अगर आप रेज मार्क करते हैं लेकिन रेज के ऊपर एरोज बनाना भूल जाते हैं. सो इफ यू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स यू विल डेफिनेटली गेट all the 3 marks associated with the ray diagram. Is that clear to all of you? So I believe everybody must have noted what are the important points for drawing the ray diagram for a compound microscope. Now we would be moving ahead for deriving the expression for angular magnification. Now, how do we derive? What are the basics for angular magnification? How have we defined angular magnification? Let's look into the definition part of angular magnification. अगर तुम्हें ध्यान हो तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही तुम लोगों को बताया था angular magnification का definition क्या होता था. angular magnification का definition बच्चों वो था angular magnification is defined as the ratio of visual angle subtended by the final image. तो बीटा क्या है? विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज. मैं विजुअल एंगल नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधे सीधे लिख दे रहा हूं फाइनल इमेज. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इट इज द विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज. चलो विजुअल एंगल भी लिख देता हूं. विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज. और अल्फा क्या है बच्चों? यहां पे इस बात को ध्यान में रखना कि अल्फा क्या है. अल्फा होता है विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन व्यूड डिस्टिंक्टली. तो ये ध्यान रखना, इट इज द विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट. नाउ ऑब्जेक्ट किस कंडीशन में? व्हेन व्यूड डिस्टिंक्टली बाय एन अनएडेड आई. डिस्टिंक्टली बाय एन अनएडेड आई. अनएडेड आई का मतलब कि तुम्हें इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू नहीं व्यू करना है बच्चों. इस इंस्ट्रूमेंट के बगैर जब तुम देखोगे ऑब्जेक्ट को तो क्या एंगल सबटेंड कर रहा है ऑब्जेक्ट, वो एंगल अल्फा कहलाएगा. m is equals to beta upon alpha which in turn happens to be approximately equal to tan beta upon
tan अल्फा, तो मुझे tan बीटा की जरूरत पड़ने वाली है, tan अल्फा की जरूरत पड़ने वाली है। तो मैं इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूंगा और फिर इसके आगे काम करूंगा। अब बच्चों यहां पे फिगर को ध्यान से देखो, इसमें फाइनल इमेज दिख रही है तुम लोगों को, से है हाँ या ना? सो tan बीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। वेरी करेक्ट। तो अब बताओ भाई, परपेंडिकुलर कितना है इस राइट एंगल ट्राइंगल का और बेस कितना है? P2 C2 परपेंडिकुलर हो गया और A2 B2 बेस हो गया। हाँ, इस एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर होता है, तो A2 B2 अपॉन बेस कितना हुआ? C2 B2। ठीक बात है। अब देखो A2 B2 की डिस्टेंस कितनी है? C2 B2 का डिस्टेंस कितना है? VE। तो tan बीटा बन गया A2 B2 अपॉन VE। क्लियर हो गई बात इतनी बच्चों? ये तो tan बीटा की वैल्यू आ गई, जिसको मैं बाद में इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? नाउ आई नीड टू फाइंड आउट अल्फा, tan अल्फा। क्लियर? हेलो यस सर। बेटा, tan अल्फा बाय डेफिनेशन था विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट व्हेन व्यूड डिस्टिंक्टली बाय अनएडेड आई। अब एक गलती नहीं करना, इसमें अल्फा मत ढूंढने लग जाना प्लीज। इसमें अल्फा डिफाइंड ही नहीं होता है। अल्फा कहां डिफाइंड होता है? अल्फा को डिफाइन करने की जगह है सेपरेटली उस इंस्ट्रूमेंट, उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अलावा। तो मैं अलग से ऑब्जेक्ट रखूंगा, ये ऑब्जेक्ट मैंने अलग से सेपरेटली प्लेस किया, ये ए बी ऑब्जेक्ट है, और डिस्टिंक्टली व्यू करने के लिए ऑब्जेक्ट को कम से कम कितनी दूरी पे रखना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट को कम से कम डी के डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा। और अब जो उसने एंगल सबटेंड किया आपकी आंख के ऊपर, ये एंगल अल्फा डिफाइंड होता है बच्चों। तो यू शुड टेक केयर फ्रॉम वेयर डज अल्फा कम्स। अल्फा कैन नॉट कम फ्रॉम दिस इंस्ट्रूमेंट, दिस इंस्ट्रूमेंट डज नॉट डिफाइन अल्फा। तो कहीं पर भी अगर आपने अल्फा इसमें कभी मार्क कर दिया बच्चों, तो ये आपके लिए बहुत गड़बड़ वाला केस हो जाएगा। अल्फा इस डायग्राम में नहीं आएगा। अल्फा आपको सेपरेटली, देख रहे हो, यहां सेपरेटली डिफाइन करना है। दैट इज द रीजन व्हाई every time in the definition of angular magnification I've been emphasizing कि visual angle subtended by the object when viewed distinctly by an unaided eye, that means it has not to be, cannot be taken with the help of an instrument. Is this clear to everyone बच्चों? Say yes or no. Yes, sir. तो अब बच्चों कोई मुझे यहां से tan अल्फा की वैल्यू निकाल के बता देगा? AB by D. AB upon D. AB by D, वेरी करेक्ट। अब देखो tan बीटा की भी वैल्यू मिल गई, tan अल्फा की भी वैल्यू मिल गई। मैंने इन दोनों वैल्यूज को यहां सब्स्टिट्यूट कर देना, A2 B2 अपॉन VE, और tan अल्फा क्या आ गया? AB by D। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे इसको करते हैं, यहां पे थोड़ा क्लटर ज्यादा हो जा रहा है, तो लेट मी जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। Capital M, which was equal to beta upon alpha, which in turn was equal to tan beta upon tan alpha. What was tan beta? We have found out it as A2 B2 upon VE। ठीक बात है ना? चेक करो जरा। और tan alpha क्या था? AB by D। कोई चेक किया? सही लिखा हूं मैंने? यस सर। तो A2 B2 अपॉन AB ये आ गया। अब देखो बच्चों, ये D ऊपर चला जाएगा, VE नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा D अपॉन VE। So this is the expression that I have got. Let's mark this expression as equation number 1. Now this expression presently does not make sense. Now what I am going to do, I am going to multiply this expression by A1 B1 and divide this expression by A1 B1. अब मैं क्या कर रहा हूं, इस एक्सप्रेशन को A1 B1 से मल्टीप्लाई और A1 B1 से डिवाइड कर रहा हूं। देखो A2 B2 फाइनल इमेज है, AB इनिशियल ऑब्जेक्ट है, A1 B1
इंटरमीडिएटरी इमेज बना था, बीच में एक इमेज बनी थी। तो मैंने किया क्या, व्हाट आई हैव डन, आई हैव मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय a1 b1। बच्चों ये स्टेप को बस ध्यान रखना, ये स्टेप इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब करेक्शन करते हैं हम लोग भी इसी स्टेप के ऊपर ध्यान देते हैं कि बच्चे ने ये स्टेप लिखा है या नहीं लिखा है, या लिखना भूल गया है। अगर बच्चा भूल जाता है ये स्टेप, तो उसका मतलब है फिर डेफिनेटली वो स्ट्रगल कर रहा होगा डिराइव करने के लिए। So kindly take care about this step. Now, once I have multiplied and divided by a1 b1, my capital M now looks like a2 b2 ऊपर था। अब देखो ये जो a1 b1 है बच्चों, ये वाली वैल्यू देख रहे हैं, ये मैं यहां ले आता हूं, इसको इसके साथ लिख देता हूं a1 b1। और देखो ये जो a1 b1 है, यहां पर जो a1 b1 है, this a1 b1 I am bringing it over here, so again it will be a1 b1, और इस ab को इस a1 b1 के नीचे रख दिया ab into d upon ve। Is this clear to everyone? This step please note it down. This is an important part now. अब देखो बच्चों, ये a2 b2 upon a1 b1, what is a2 b2? Size of the final image, या size of the image formed due to eyepiece. What is a1 b1? a1 b1 happens to be the size of the image of the size of the object of eyepiece. बच्चों तुम अगर रे डायग्राम को रेफर करो, जाकर देखो पीछे, तो तुम्हें दिखेगा a2 b2 क्या है, साइज ऑफ द इमेज ऑफ द आईपीस है, और a1 b1 क्या है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ आईपीस। हाँ या ना? यस सर। ये साइज ऑफ द इमेज अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होता था, वो होता था लीनियर मैग्निफिकेशन। याद आ रहा है? तो ये किसका लीनियर मैग्निफिकेशन हो गया, ये लीनियर मैग्निफिकेशन बन गया आईपीस का। और देखो ये बन गया साइज ऑफ द इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। a1 b1 क्या था, साइज ऑफ द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस। ab क्या है, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। तो तुम देखोगे ये क्या हो गया, लीनियर मैग्निफिकेशन बन गया ऑब्जेक्टिव लेंस का। क्लियर है बच्चों ये बात? तो कैपिटल M कैन बी रिटन एज MO into ME into D upon VE. Is this clear to everyone? Please tell me yes or no. I am unable to hear you all. समृद्धि, Yes. क्लियर है सभी? यस सर। समझ में आ गई इतनी बात? समृद्धि आर यू देयर, सरगम आर यू देयर, इजहान आर यू देयर, सोनाली, Yes, sir. सरगम अनेबल टू हियर यू। Yes, sir. अच्छा ठीक। अच्छा अब मुझे बताओ, लीनियर मैग्निफिकेशन बाय डेफिनेशन क्या होता है? अपार्ट फ्रॉम बीइंग साइज ऑफ द इमेज अपॉन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता था? रिकॉल करो जरा। V by U. वेरी करेक्ट अभ्युदय। साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के अलावा होता था V by U, और इसमें प्लस या माइनस का साइन लगता था बेस्ड अपॉन द फैक्ट वेदर द इमेज इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट और नॉट। अब देखो MO के केस में इमेज वाज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट और नॉट। देखो बच्चों, इमेज जो थी ये आईपीस का है और ये ऑब्जेक्टिव का, सॉरी बताओ, इमेज वाज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्टिव, यस और नो? Yes, sir. और आईपीस की इमेज क्या ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इन्वर्ट हुई थी? आईपीस की इमेज a2 b2 थी, ऑब्जेक्ट नहीं हुई थी ना? तो उसको मैं प्लस साइन से लिखता हूं और यहां लगा देता हूं आईपीस के लिए VE अपॉन UE। ठीक बात है? ऑब्जेक्टिव में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव में इन्वर्जन हो गया था, तो इसलिए मैंने लगाया माइनस VO अपॉन UO इंटू D अपॉन VE। अब देखो ये VE और ये VE कैंसिल हो गया, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बन के आ गया माइनस
VO upon UO into D upon UE. This is the general expression for angular magnification due to compound microscope. क्लियर हो गई बच्चों ये बात? नोट कर लिया आप लोगों ने सबने इसको? Say yes or no. Yes, sir. Yes, sir. Noted it down. Now, there are two specific cases. One, when the final image is formed at infinity. Now, whenever the final image is formed at infinity, this is known as relaxed eye condition. And the second one is called as normal vision. That means when the final image is formed at least distance of distinct vision. So there are two specific cases. One, when the final image is formed at infinity, and another when the final image is formed at least distance of distinct vision. So what we are going to do, we will derive the expression for angular magnification in these two situations. This is now the next agenda. So I'm going to remove this slide and we will come on to the next slide. Okay. So case 1, जैसा मैंने अभी तुम्हें बताया था, क्या case 1 है? Case 1 है when the final image is formed at infinity. तो अब हम लोग का सबसे पहला case 1 हम लोग ले रहे हैं, final image is formed at infinity. This is case 1. Final image is formed at infinity. Final image is formed at infinity, यानी VE की वैल्यू क्या हो गई? इंफिनिटी के बराबर हो गई बच्चों. तो ये सिचुएशन कहलाती है फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी. तो ये जो तुम देख रहे हो VE ना, ये VE कहां जाके बन रही है? ये VE अब जाके इंफिनिटी पे बन रही है. अच्छा, अगर VE इंफिनिटी पे है तो बच्चों ऑब्जेक्ट कहां रहा होगा ताकि VE इंफिनिटी पे बना होगा? कब इमेज इंफिनिटी पे बनती है? क्या सोचो, इमेज कब? फोकल बियॉन्ड फोकस, नहीं, जब ऑब्जेक्ट When an object is at focus. when object is at focus. Very correct. Is that Aditi? Yes, sir. तो when object is at focus यानी UE किसके बराबर हो जाए? FE के. तो अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे होगा तभी फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनेगी. तो अब मैग्नीफाइंग पावर फॉर केस ऑफ इंफिनिटी विल बी, जनरल एक्सप्रेशन मैग्नीफाइंग पावर का क्या था बच्चों? देखो चेक करो, -VO अपॉन UO इंटू D अपॉन UE था. ये जनरल एक्सप्रेशन था, निकाला था, हाँ या ना? तो अब इसमें -VO अपॉन UO तो एज इट इज रहा, उसको तो छेड़ा नहीं गया, इंटू D, और UE कितने के बराबर हो गया? FE के. तो ये आ गया केस 1 यानी रिलैक्स्ड आई कंडीशन में एंगुलर मैग्निफिकेशन फॉर रिलैक्स्ड आई कंडीशन. क्लियर हो गई बात? सबको ये बात समझ में आ गई? ये दोनों ही केसेस इंपॉर्टेंट है, बार बार आएंगे, हर डेरिवेशन में आएगा, सो प्लीज काइंडली टेक केयर. केस 2, केस 2 कहलाता है नॉर्मल विजन. और नॉर्मल विजन में क्या होता है बच्चों? फाइनल इमेज इज नॉट फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टिंक्ट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. फाइनल इमेज is formed at least distance of distinct vision. यानी VE must be equals to D. अब चूंकि
इमेज लेफ्ट हैंड साइड में बनी हुई तो मैं कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन अगर यूज करूं तो VE मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस डी, मैं लिख देता हूं। तो VE मस्ट बी इक्वल्स टू माइनस डी। अब तुम लोगों ने गॉसियन फॉर्म ऑफ लेंस इक्वेशन पढ़ रखा था ना? क्या कहता है गॉसियन फॉर्म ऑफ लेंस इक्वेशन? वो था 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ। इस केस में v कितना है और किसके लिए है? हम फाइनल इमेज किससे बन रही है? आईपीस के लिए बन रही है। तो आईपीस में फाइनल इमेज VE माइनस 1 बाई यूई इज इक्वल्स टू 1 बाई FE। अब चूंकि फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन में बनी और इमेज जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे बन रही है, तो टेकिंग द कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन टुवर्ड्स द लेफ्ट वी ऑलवेज शो इट विद अ नेगेटिव साइन, सो इट विल बी माइनस डी। माइनस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ रहा था लेंस से, इसलिए माइनस यूई। लेंस चूंकि कॉन्वेक्स था इसलिए इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव FE। मैंने इस वैल्यू में कोऑर्डिनेट साइन कन्वेंशन के बेसिस पे सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो अब ये एक्सप्रेशन बन के आ गया माइनस 1 बाई डी, ये माइनस और ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस दोनों कंबाइन होके बन गए प्लस 1 बाई यूई इज इक्वल्स टू 1 बाई FE, और 1 बाई यूई इज इक्वल्स टू 1 बाई FE। और बच्चों ये जो 1 बाई डी है इसको मैं इधर ट्रांसपोज कर देता हूं तो ये प्लस 1 बाई डी आ गया। तो यहां से मुझे वैल्यू मिल गई 1 बाई यूई की। ध्यान दीजिएगा ये 1 बाई यूई की वैल्यू मुझे यहां सब्स्टिट्यूट करनी है इस इक्वेशन में। तो जब मैं जनरल एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं इस ऊपर वाली इक्वेशन में, सो एंगुलर मैग्निफिकेशन विल बी, और ये कहां पे एंगुलर मैग्निफिकेशन निकलने जा रहा है? ये एंगुलर मैग्निफिकेशन तुम निकाल रहे हो एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट डिवीजन यानी कैपिटल डी पे। तो कैपिटल डी इज इक्वल्स टू माइनस VO अपॉन UO इंटू डी एज इट इज, और 1 बाई यूई की वैल्यू है ना यहाँ पे, 1 अपॉन यूई की वैल्यू और चाहिए, तो मैं क्या करूंगा ये 1 बाई यूई की वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा। ठीक बात है बच्चों? तो ये 1 बाई यूई की वैल्यू को मैं एज इट इज सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। क्या है 1 बाई यूई की वैल्यू? 1 बाई FE प्लस 1 बाई डी। इस डी को मैं ब्रैकेट के अंदर ले जाता हूं। तो अब जब मैं इस डी को ब्रैकेट के अंदर लेके जा रहा हूं, इस डी को इस ब्रैकेट के अंदर, तो एक्सप्रेशन बन जाएगा M at D माइनस VO अपॉन UO, D goes inside this bracket, so the first bracket is D upon FE, plus D by D will become 1. So this is the two limiting conditions. What are the limiting conditions? One is called as relaxed eye, when the final image is formed at infinity. Another limiting condition is the condition for normal vision, when the final image is formed at least distance of distinct vision, and that is M at D. So we have got these two expressions. Please kindly take care about it. Is that clear to everyone? Now, this was all for the compound microscope. Now, in the next class, we are going to discuss about the astronomical telescope, students. I hope this is clear to everyone. Everybody has understood the ray diagram. Okay, before I end up with this class, I would also like to inform you about the length of the compound microscope. Many a times you would be asked for the length of the microscope. So what is the length of the microscope, students? The distance between both the lenses are often referred as length of the microscope. Now, if you see A1, B1 over here, A1, B1 happens to be the image of the objective lens. ठीक बात है? तो A1, B1 इमेज है ऑब्जेक्टिव लेंस का, तो इमेज डिस्टेंस को VO लिखते थे। और देखो आईपीस के लिए यही डिस्टेंस आईपीस से और A1, B1 का डिस्टेंस क्या बन जाता है? इसे कहलाता है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इसको तुम यूई से लिखोगे। तो इन जनरल बच्चों लेंथ ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या हो जाएगी? लेंथ ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो जाएगी VO प्लस यूई।
ठीक है, तो जब कभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में तुम्हें कोई न्यूमेरिकल में लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोप पूछ रहा है तो तुम्हें बेसिकली बताना है VO प्लस UE। तो इस बात को ध्यान रखोगे, एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। सो दिस इज ऑल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। On the next one, on the next class, we will be studying about telescope, astronomical telescope. I hope everybody has understood this much part. Thank you very much, all of you.